नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और फिलहाल मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, आप पीछे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। भले ही 4 अन्य राज्यों में चुनाव हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का रण तय करता है कि लोकसभा में किसकी बनेगी सरकार। इसीलिए हम हैं फिलहाल लखनऊ की सरजमी पर और बात करेंगे कि पहले चरण के चुनाव के बाद आखिर किस तरीके के सियासी संकेत मिल रहे हैं। साथ ही बात होगी ब्रांड मोदी को कैश कराने के लिए बीजेपी क्या कराने जा रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत आधा काम हो गया। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसे ऐसे कहते हैं, जो पहले मारे सो मीर। अब ये बात क्यों कही जा रही है, समझने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 10 फरवरी को मतदान हुआ है उसे समझते हैं। बात आगरा की करें तो 2017 में जहां मतदान प्रतिशत 73.09% था, वहीं 2022 में घटकर 60.23% रहा। आगरा के सभी 9 सीटों में शहरी क्षेत्र का हिस्सा बहुत बड़ा है। गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर भी 2017 की अपेक्षा मतदान प्रतिशत लगभग 14% घटा है। गाजियाबाद में 2017 में 67.16% मतदान हुआ था, जो 2022 में घटकर 53.61% पर आ गया। मतदान प्रतिशत में गिरावट अलीगढ़ में भी देखी गई है, जहां 2017 में 67.76% मतदान हुआ था, जो 2022 में 61.37% पर भी थम गया। पहले चरण के मतदान में ही शहरी सीटों वाले जिले गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान का उत्साह ढीला नजर आया। 2017 में जिले के 60.81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार 10% कम यानी 50.07% लोगों ने ही घरों से निकलकर वोटिंग की। आप सोच रहे होंगे कि इन आंकड़ों को हम आपको क्यों बता और गिना रहे हैं, तो राज की बात इन्हीं आंकड़ों में छिपी है। इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा, जिन 4 जिलों के आंकड़े हमने आपको बताए हैं, ये शहरी आबादी यानी शहरी वोटर्स हैं, जिनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत उपस्थिति मानी जाती है। और यहाँ पर 10 से 14% तक मतदान गिरना निश्चित तौर से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में शहरी सीटों के बाहुल्य वाले इन जिलों में वोटिंग फीसदी का 10 से 14 तक गिर जाना ये बताता है कि बीजेपी के लिए कुछ खतरा है। ये संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कम मतदान का ज्यादा नुकसान बीजेपी प्रत्याशियों को झेलना पड़ सकता है। इसी बीच अगर कहीं मुकाबला नेक टू नेक हुआ तो कम मतदान प्रतिशत बीजेपी के प्रत्याशी के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि इस तस्वीर का एक और पहलू भी है, वो ये कि 2017 में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का अंतर काफी ज्यादा था, जो घटकर कम हो सकता है। हालांकि जीत तो जीत होती है, लेकिन कम अंतर से जीत ये बताने का काम तो कर ही सकती है कि जलवा कम हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग से एक और राज की बात निकल कर आई। जो मध्यम वर्ग का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे, वो योगी सरकार में अपने काम ना होने से और अपनी उपेक्षा से कुछ उदासीन हो गए। तो उन्होंने अपने वोट तो डाले, लेकिन जो उनमें ऊर्जा होती थी और जो पूरी ताकत वो दूसरे वोटरों को घर से निकालने में लगाते थे, वो नहीं हो पाया। तो जाहिर तौर पे सरकार से उनको अतिरिक्त सहयोग नहीं मिला, तो उन्होंने भी अतिरिक्त सहयोग बीजेपी सरकार को नहीं दिया, और ये एक अशुभ संकेत है बीजेपी के लिए। तो ये तो रही उन शहरी सीटों की बात जिन पर बीजेपी का प्रभुत्व माना जाता है। अब जरा बात करते हैं गांव वाले उन क्षेत्रों की, जहां पर ग्रामीण आबादी तो है ही, किसान भी हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण या जो मुस्लिम आबादी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वहां पर वोट उसी हिसाब से निकलता है। तो जरा उन जिलों पर भी कर लेते हैं चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं उस जिले की जो इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा और सियासी मूवमेंट के केंद्र में रहा है, और इस जिले का नाम है शामली। शामली जिले में पहले चरण के चुनाव में 69.42% वोटिंग हुई है, जबकि यही मतदान प्रतिशत 2017 में महज 61.18% था। यानी शामली जिले की सीटों पर इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में भी दंगों की गूंज के साथ सियासत को साधने की कोशिश बीजेपी ने खूब की। यहाँ पर 10 फरवरी को
91% मतदान हुआ, जबकि 2017 में 57.67% लोगों ने ही मतदान किया था। मथुरा और मेरठ में भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों जिलों को जाट बाहुल्य जिला माना जाता है, जिनको साधने के लिए राजनीति इस बार खूब हुई। मथुरा में 2017 की अपेक्षा मतदान का प्रतिशत लगभग 8% बढ़ा है, जबकि मेरठ में 3% की बढ़ोतरी हुई है। आरएलडी के गढ़ बागपत में भी मतदान प्रतिशत बढ़ा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन जिलों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के मायने क्या हैं और क्या है इसके पीछे राज की बात। राज की बात यह है कि शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मेरठ और बागपत में वोटिंग का बढ़ना बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर रहा है। किसान आंदोलन के साथ ही गन्ने के भुगतान और अल्पसंख्यक आबादी का मसला मुखर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि मतदान में जो बढ़ोतरी हुई है वो बीजेपी के प्रत्याशियों को भारी पड़ सकती है। मतलब ये कि जिन 11 जिलों में पिछली बार बीजेपी को 58 में 53 सीटें मिली थी, वहां इस बार परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। कुल मिलाकर इन 58 सीटों समेत सभी 403 सीटों पर सारे कयास और सस्पेंस 10 मार्च को खत्म हो जाएंगे। ये मेरे पीछे गोमती नदी और ये उसका रिवर फ्रंट भी देख रहे हैं आप। लेकिन इस गोमती नदी में इसे अखिलेश यादव ने बनाया था, उसके बाद काफी पानी बह चुका है। रिवर फ्रंट को लेकर भी आपने काफी तकरार और काफी दावे सुने होंगे। लेकिन जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो पूरे उत्तर प्रदेश की चुनावी रवानगी और गोमती नदी के बहते पानी जैसी है। मतलब चुनाव में हमेशा एक जैसी स्थितियां किसी की नहीं होती हैं, ये आप जानते ही हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे समय में जब कोरोना में वर्चुअल रैली हो गई हैं और सारे राजनीतिक दलों का शक्ति प्रदर्शन उससे प्रभावित हो रहा है, तो फिर बीजेपी की उसके पीछे क्या चिंता है, वो राज है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से आई चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की वजह से वर्चुअल सभाएं हो रही हैं। वर्चुअल कैंपेन की वजह से सियासी दलों का चुनावी मैदान में होने वाला शक्ति प्रदर्शन खासा प्रभावित हुआ है। तकनीक का इस्तेमाल करने में माहिर बीजेपी को पहले यकीन था कि आईटी सेल की मदद से शानदार कैंपेन हो जाएगा, लेकिन राज की बात है कि बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाया है। राज की बात यह कि जिस जादू के चल जाने की उम्मीद बीजेपी ने की थी, वो उस इंटेंसिटी में नहीं चल पाया। अब इसमें तो कोई राज की बात नहीं है कि बीजेपी की असली ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक परिवर्तन का जो संदेश उन्होंने 2014 से दिया था, 2019 तक बदस्तूर उसी को वो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन वर्चुअल सीमा ने, यानी जो ये आभासी संसार है, उससे जब वो वास्तविकता से लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका सीधा फर्क कैंपेन में पड़ रहा है, कैंपेन की धार पे पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रतीकों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक धरातल पर प्रधानमंत्री उसे उतारते हैं, वो लाभ बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उसके चिंतक सोच रहे हैं। दरअसल पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौर के बाद जो राज की बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है, ब्रांड मोदी का जादू उस तरह से लोगों के सामने नहीं पेश किया जा सका जैसा कि पिछले चुनावों में किया जा सका था। इसकी वजह मानी जा रही है कि फिजिकल रैली की बजाय पूरे प्रचार का वर्चुअल मोड पर चले जाना। राज की यह भी बात सामने आई है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ब्रांड मोदी बीजेपी की वो जरूरत है जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह जैसे फायर ब्रांड नेताओं के बावजूद उत्तर प्रदेश में जैसा भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, वैसा स्पार्क या वैसी ऊर्जा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसा बीजेपी का संगठन मानकर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री चीजों को जोड़कर आगे ले जाते हैं, सीधे लोग उससे कनेक्ट करते हैं। इसकी सीधी सी मानगी है कि राहुल गांधी ने राष्ट्र को लेकर अपनी एक थ्योरी, अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। जैसे ही नरेंद्र मोदी को ये लूज बॉल मिली, उसके बाद उन्होंने संसद के दोनों सदनों में पहले राष्ट्र को लेकर एक बड़ा विराट दर्शन दिया और साथ ही एक बड़ा इंटरव्यू एएनआई को देकर उन्होंने हर उस मुद्दे पर लोगों का जवाब दिया जिससे उनसे अपेक्षा की जा रही थी।
तो एक तरीके से उससे उनकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन वर्चुअल और फिजिकल का फर्क हर जगह तारी है। बातचीत में संघ के बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि सीएम योगी निश्चित तौर पर इम्पैक्ट वाले नेता हैं, लेकिन पीएम की जब सभा होती है तो उसका असर चमत्कारिक होता है। पीएम मोदी उन लोगों में भी उत्साह का संचार कर देते हैं जो किसी न किसी वजह से संगठन या पार्टी में शिथिल पड़े हैं और बहुत रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में राज की बात ये सामने निकल कर आ रही है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी की धुआंधार फिजिकल रैली देखने को मिल सकती है, अगर चुनाव आयोग ने अपनी समीक्षा के बाद इसकी इजाजत दी। दरअसल बीजेपी संगठन ने तकनीकी रूप से मजबूत होने के बाद भी महसूस किया कि वर्चुअल रैली के जरिए वो कनेक्ट स्थापित नहीं हो पा रहा जो पीएम मोदी अपनी सभाओं में जनता से स्थापित करते हैं। इसके पीछे तमाम वजह हैं और एक वजह टेलीकॉम कंपनियों के डेटा में भी नजर आती है। राज की बात यह है कि चुनावी दौर में टेलीकॉम कंपनियों के डेटा का उपयोग काफी बढ़ा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि डिजिटल कैंपेन का इम्पैक्ट बढ़ा है और जो डेटा के उपयोग को बढ़ा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि शहरी क्षेत्रों तक ही ये ज्यादा सीमित है, क्योंकि ग्रामीण आबादी इस कैंपेन का हिस्सा उस तरीके से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहां पर स्मार्टफोन की बजाय बेसिक मोबाइल का प्रयोग ज्यादा है। वैसे तो पीएम मोदी के यूपी की जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद के माध्यम तलाशे जा रहे हैं और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन फिजिकल और वर्चुअल का जो फर्क है उससे पाटने में अभी तक पार्टी कामयाब नहीं हो पाई है। इसीलिए राज की बात यह है कि 14 फरवरी के बाद अगर चुनाव आयोग नियमों में कुछ शिथिलता देता है तो बड़े रोड शो और बड़ी रैलियां जिनसे मोदी पूरा माहौल बदलते हैं उनकी फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते रविवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।